मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज के इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सीबू अपनी कुर्सी से नीचे गिर चुका था। जमीन गीली थी, बारिश के बूंदे उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, मगर उसे उसका एहसास तक नहीं था। सामने वही लड़का खड़ा था, वही सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर। बस अब वो शरीर नहीं, एक साया था, पारदर्शी, धुंधला, जैसे किसी ने कोहरे को इंसानी शक्ल दे दी हो। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा सीबू ने कफन हटा कर देखा था, जवान, गोरा, मासूम, मगर आंखों में अब एक अजीब सी उदासी थे। गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, सिर्फ एक थकी हुई, टूटी हुई खामोशी। डरो मत, लड़के ने फिर कहा। आवाज में कोई डरावनापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई बहुत दिनों बाद बात कर रहा हो। बस मेरा एक काम कर दो। सीबू की जुबान गले में ही अटक गई। उसने अपने पिता से सुना था इस काम में, शमशान के इस काम में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, मगर उसने कभी सोचा नहीं था कि वो खुद कभी ऐसी रात देखेगा। उसने कांपते हाथों से जमीन का सहारा लिया और उठने की कोशिश की। तुम तो सीबू की आवाज टूट रही थी। मैंने अभी तुम्हारी चिता को आग दिया। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। हाँ, दी है, और शुक्रिया कि दिया है, वरना मैं तो जलने के लिए भी तरस जाता। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। शमशान की उस चिता की आग बारिश की बूंदों से जूझ रहे थे, कभी बुझती, कभी फिर उठते, जैसे कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। सीबू ने पीछे मुड़कर देखा, चिता जल रही थे, वहां कोई नहीं था। फिर उसने आगे देखा, साया अब भी वहीं खड़ा था। तुम्हारा क्या नाम है? सीबू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रोहन, साय ने जवाब दिया। रोहन वर्मा। सीबू उस रात शमशान में अकेला नहीं रहना चाहता था, मगर उसकी टांगें जैसे जमीन में गड़ गई थी। उसके पिता ने उसे बताया था कि इस काम में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, वो सब किसी न किसी की अमानत होते हैं, जिसका कोई नहीं होता। उसके पिता कहा करते थे, उसका शमशान होता है और शमशान का कोई नहीं छोड़ता। मगर ये अमानत तो बोल रहे थे। क्या काम है तुम्हें? सीबू ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। शायद इंसान जब बहुत ज्यादा डर जाता है तो एक वक्त के बाद डर खुद ही थक जाता है। रोहन की परछाई कुछ पल के लिए खामोश रही। उसने आसमान की तरफ देखा जहां बादल घुमड़ रहे थे, और फिर बोला, मेरी माँ को एक बात बतानी है, बस इतना ही। माँ? सीबू चौंका। तुम्हारा तो कोई नहीं है ना, वरना तुम लावारिस काहे कहलाते? रोहन की आंखों में कुछ चमका। वो आंसू नहीं था, शायद उन आंखों में आंसू बचे ही नहीं थे, मगर कुछ ऐसा था जो दर्द जैसा दिखता था। है, उसने कहा। मेरी माँ है, जिंदा है, इसी गांव के पास बगल के कस्बे में रहती है, मगर मेरे मरने की खबर उस तक नहीं पहुंची, या शायद पहुंचेगी ही नहीं और उसे रोक दिया गया। सीबू को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप सुनता रहा। मुझे अस्पताल से यहाँ लाया गया।
रोहन ने आगे कहा। उन दोनों आदमियों ने जो एम्बुलेंस से आए थे, उन्होंने कहा मैं लावारिस हूँ, मगर मैं लावारिस नहीं हूँ शिबू। मेरा एक घर है, एक माँ है, बस उन्हें मुझे लेने से मना कर दिया था। किसने मना किया? मेरे पिता ने। बारिश की बूंदें अब शमशान की मिट्टी को धीरे धीरे कीचड़ में बदल रही थे। शिबू शेड के नीचे वापस बैठ गया और रोहन की परछाई सामने जमीन पर चिता की जलती हुई रोशनी में बैठ गया, जैसे कोई जिंदा इंसान बैठता है आराम से घुटनों को मोड़कर। मैं बताता हूं तुम्हें, रोहन ने कहा, पूरी बात। शायद तुम्हें यकीन ना आए, मगर सुन लो। शिबू ने सिर हिलाया। मैं एक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था शहर में, 3रा साल। घर से दूर हॉस्टल में रहता था। एक लड़की से मोहब्बत हो गई, प्रिया। हम दोनों साथ पढ़ते थे, मगर मसला यह था कि वो हमारी बिरादरी के नहीं थे। उसके घर वाले अलग जात के थे, हमारे घर वाले अलग जात के। तुम तो जानते ही हो शिबू, इस मुल्क में मोहब्बत सबसे आसान चीज़ है और उसे निभाना सबसे मुश्किल। शिबू ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सुनता रहा, आग की लपटों को देखते हुए। मैंने घर पर बताया, अपने पापा को कहा कि मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि खानदान की इज्जत का सवाल है। मेरी माँ चुप रही, जैसे हमेशा रहती थी, मगर मैंने जिद पकड़ ली। मैंने कहा कि मैं प्रिया के बिना जी नहीं सकता। बारिश की एक बूंद शिबू के कान पर पड़ी, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। पापा ने घर से निकाल दिया मुझे, कहा आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं। मैं वापस शहर चला गया। 6 महीने तक ना घर से कोई फ़ोन आया, ना मैंने किया। मगर उस रात रोहन की आवाज़ धीमी हो गई। उस रात मैं प्रिया से मिलने बाइक से जा रहा था। बारिश हो रही थी आज जैसे ही। एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मुझे अस्पताल ले गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिबू की सांसें रुक सी गई। अस्पताल वालों ने मेरे पापा को फ़ोन किया। मेरा एड्रेस कार्ड मेरे बटुए में था, मगर रोहन ने एक लंबी थकी हुई सांस ली, जो शायद असल में सांस नहीं थे, बस एक आदत थी, इंसान होने की आखिरी निशानी। मेरे पापा ने कहा हमारा कोई बेटा नहीं, लाश किसी और की होगी, और फ़ोन काट दिया। शिबू के गले में एक गोला सा अटक गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ना जाने कितनी लावारिस लाशें जलाई थी। बूढ़े, भिखारी, अनजान मुसाफिर, वो लोग जिनका शहर में कोई नहीं होता। मगर आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि लावारिस होना किस्मत की बात नहीं, कभी कभी किसी और के फैसले की सज़ा होती है। तुम्हारी माँ को पता ही नहीं? शिबू ने पूछा। नहीं, पापा ने उन्हें बताया ही नहीं कि अस्पताल से फ़ोन आया था। माँ आज भी सोचती है कि मैं शहर में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बस नाराज़गी की वजह से फ़ोन नहीं करता। हर इतवार को वो मेरे कमरे की सफाई करती है शिबू। मेरी अलमारी में से मेरे कपड़े जमाती है। वो नहीं जानती कि अब उनका बेटा सिर्फ राख है। एक खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज़। मुझे बस इतना करना है, रोहन ने कहा, अपनी धुंधली आंखों से शिबू को देखते हुए। मेरी माँ तक खबर पहुँचानी है, सच्ची खबर, ताकि वो जान सकें कि उनका बेटा उन्हें भूला नहीं था। और मेरी एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि उन तक पहुँचे। कौन सी चीज़? मेरे बटुए में जो मेरे साथ अस्पताल से आया था, उसमें एक तस्वीर है मेरी और माँ की, जब मैं 10 साल का था, और एक चिट्ठी जो मैंने उसी रात लिखी थी जब मैं प्रिया से मिलने निकला था। वो चिट्ठी मैंने माँ के नाम लिखी थी, मगर पोस्ट नहीं कर पाया।
शिबू को याद आया जब उसने लाश को चिता पर लिटाया तो एक पुराना गीला बटुआ लाश के साथ बंधा हुआ था। एम्बुलेंस वालों ने कहा था कि यह मुर्दे की निशानी है, रजिस्टर में दर्ज करने के लिए रखा गया है, बाद में थाने भेज दिया जाएगा। बटुआ अभी थाने नहीं गया, शिबू ने कहा। शेड में ही है, उस लोहे के डिब्बे में, कल सुबह ही ले जाएंगे। रोहन की आंखों में पहली बार कुछ उम्मीद जैसी चमक आई। शिबू उठा, कांपते हाथों से लोहे का डिब्बा खोला। अंदर एक गीला मटमैला बटुआ रखा था। उसने उसे खोला। अंदर एक भीगी हुई तस्वीर थे। रंग उड़ चुके थे, मगर एक औरत और एक छोटा बच्चा साफ दिख रहे थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे और उसके पीछे मुड़ा तुड़ा एक कागज का टुकड़ा। स्याही फैल चुकी थी, बारिश और अस्पताल के दिनों की वजह से, मगर कुछ लफ्ज अब भी पढ़े जा सकते थे। माँ, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी दाल चावल की महक अब भी याद आती है। मैं वापस आऊँगा, बस एक बार। शिबू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी मुर्दे के लिए इतना दर्द महसूस नहीं किया था। उसका काम था लाशों को जलाना, राख को नदी में बहाना, और अगले दिन फिर वही काम, बिना किसी सवाल के, बिना किसी एहसास के। मगर आज इस बारिश में, इस टूटी हुई चिट्ठी में उसे एक पूरी जिंदगी की कहानी दिख गई। मैं पहुंचा दूंगा, शिबू ने कहा, अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। कल सुबह मैं खुद जाऊंगा तुम्हारी माँ के पास। रोहन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, शुक्रिया, मगर एक और बात है। क्या? मेरे पापा से मत मिलना। अगर वो मिल गए तो वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। दोपहर के वक्त जाना, जब वो दुकान पर होते हैं। माँ अकेली घर पर मिलेंगी। शिबू ने सिर हिलाया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक भूत से बात कर रहा है, मगर डर अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक अजीब सी हमदर्दी ने डर की जगह ले ली थी। शायद इसीलिए क्योंकि शिबू खुद भी जानता था कि तन्हाई क्या होती है। उसके अपने पिता भी उसे छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे और गांव के लोग उसे डोम का बेटा कहकर उसे दूरी बनाए रखते थे। शमशान के काम में लगे लोगों को समाज कभी अपना नहीं मानता, भले ही वो हर मुर्दे को इज्जत के साथ विदा करते हों। तुम्हें बुरा नहीं लगता? रोहन ने अचानक पूछा। ये काम करते हुए हर रोज किसी न किसी की लाश को जलाना? शिबू मुस्कुराया, एक थकी हुई मुस्कान। बुरा तो लगता है, मगर कोई तो करेगा ये काम। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? किसी को तो आखिरी विदाई देनी ही पड़ती है, चाहे कोई अपना हो या गैर। तुमने मुझे इज्जत से जलाया, रोहन ने कहा। उन दोनों आदमियों ने तो मुझे कूड़े की तरह पटक दिया था, मगर तुमने मेरा चेहरा देखा, मेरी चिता को सजाया, इसलिए मैंने तुमसे बात करने की हिम्मत की, वरना मैं तो बस भटकता रहता। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी। चिता की आग अब राख में बदल चुकी थी। बस कुछ अंगारे अब भी दहक रहे थे, अंधेरे में जुगनुओं की तरह। सुबह होने वाली है, रोहन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। पूरब की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। मुझे जाना होगा, मगर शिबू, उसकी आवाज़ में एक आखिरी गुजारिश थी। मेरी माँ को बताना कि मैं उन्हें बहुत याद करता था, और ये कि मैं उन्हें कभी माफ़ करने की वजह ढूंढता रहा, मगर पापा को नहीं भूल पाया और ना ही माफ़ कर पाया। शिबू ने कुछ कहना चाहा, मगर तब तक रोहन की परछाई धुंध की तरह हवा में घुलने लगी थी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। शिबू अकेला खड़ा रह गया, शमशान के राख के बीच, हाथ में एक भीगा हुआ बटुआ लिए।
और दिल में एक ऐसा बोझ लिए जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगले दिन दोपहर को शिबू उस पते पर पहुंचा जो उसने रात में रोहन से पूछा था। बगल के कस्बे का एक छोटा सा मकान, बाहर नीम के पेड़, दरवाजे पर पीतल की घंटी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों की नींद उधार दी हुई हो। उसने शिबू को अजनबी समझकर पूछा, किससे मिलना है बेटा? शिबू के गले में शब्द अटक गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बात कहना इतना मुश्किल होगा, मगर उसने हिम्मत जुटाई, बटुआ अपनी जेब से निकाला और धीरे से कहा, आंटी, मैं शमशान में काम करता हूँ। कल रात एक लाश आए थे, आपके बेटे का। मुझे लगा आपको ये चीज़ें आप तक पहुँचानी चाहिए। औरत का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया, जैसे सारा खून उसके बदन से निकल गया हो। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बटुआ लिया, तस्वीर देखे और फिर वो चिट्ठी। जैसे ही उसकी आंखें उन लफ्ज़ों पर पड़ी, वो वहीं दहलीज पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोहन, मेरा रोहन। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि शिबू की भी आंखें भर आई। मुझे पता था, मुझे उस रात ही एक अजीब सा एहसास हुआ था। मैंने अपने पति से पूछा भी था, अस्पताल से फ़ोन किसका आया था। उन्होंने कहा कि कोई गलत नंबर था। शिबू ने धीरे धीरे बहुत नरमी से पूरी बात बताई, रात की, चिता की और उन आखिरी लफ्ज़ों की जो रोहन ने कहे थे। उसने ये नहीं बताया कि ये सब उसे एक भूत ने बताया था। बस इतना कहा कि मुझे बटुए में से ये सब मिला और मुझे लगा आपको जानना चाहिए। औरत ने रोते हुए पूछा, मेरे बेटे की राख कहाँ है? नदी में बहा दी आंटी, और हमारी रीत यही है। शिबू ने कहा, मगर अगर आप चाहें तो मैं आपको उस जगह ले जा सकता हूँ जहाँ मैंने उसका आखिरी संस्कार किया। उस दोपहर शिबू उस औरत को, रोहन की माँ जिनका नाम कमला था, शमशान ले गया। वहाँ चिता की जगह पर अब सिर्फ राख और कुछ अधजली लकड़ियाँ बची थे। कमला वहाँ घुटनों के बल बैठ गई, राख को अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक चुपचाप रोती रही। मैंने उसे मना कर दिया था, आखिरकार उन्होंने कहा, अपने आंसू पोंछते हुए। जब उसने प्रिया के बारे में बताया था, मैं चुप रही थी। मुझे डर था अपने पति से, मुझे डर था समाज से, मगर मुझे अपने बेटे से प्यार करने से किसी ने रोका नहीं था। फिर भी मैं चुप रही। शिबू ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि इस वक्त सिर्फ सुनना ही सही है। क्या वो नाराज था मुझसे? कमला ने पूछा। उम्मीद और डर दोनों की आवाज में साफ थे। शिबू ने एक पल सोचा। उसे रोहन की आखिरी लफ्ज़ याद आए, मेरी माँ को बताना कि मैं उन्हें बहुत याद करता था। उसने अपने पापा के लिए जो कहने को कहा था वो शिबू ने नहीं बताया। कुछ बातें उसने सोचा माँओं तक नहीं पहुँचनी चाहिए। कुछ दर्द अकेले उठाना ही बेहतर होता है। नहीं आंटी, शिबू ने कहा। उसने कहा था कि वो आपको बहुत याद करता है और वह आपको माफ़ कर चुका था। बस वापस आकर बताना चाहता था। कमला ने राख को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वो अब भी अपने बेटे को गले लगा रही हो। मेरा रोहन, उसने फुसफुसाया। अब चैन से सो जा बेटा, माँ को पता है, अब तू जा सकता है। उस रात महीनों बाद पहली बार शिबू को अच्छी नींद आई। उसे कोई साया नहीं दिखा, कोई आवाज़ नहीं आई। शमशान की उस रात के बाद कमला हर पूर्णिमा को शमशान आती, राख वाली जगह पर दिया जलाती और चुपचाप बैठकर अपने बेटे से बातें करती।
जैसे वो अब भी सुन रहा हो। शिबू के पिता ने उसे एक बार कहा था, जो लाश चलाता है वो सिर्फ शरीर को राख नहीं करता बेटा, वो एक कहानी को विदा करता है। एक कहानी का हक है सुनी जाने का, चाहे कोई सुनने वाला हो या ना हो। शिबू अब समझ चुका था कि इस बात का असली मतलब क्या था। आज भी जब कोई लावारिस लाश शमशान में आती है, शिबू उसका चेहरा जरूर देखता है। एक पल के लिए रुककर उसे इज्जत देता है, जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि किसी की खोई हुई औलाद हो। और कभी कभी बारिश की उन रातों में जब हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है और चिता की लपटें कुछ ज़्यादा ही ऊंची उठती है, शिबू को लगता है कि कोई परछाई उसके पीछे खड़ी है, बस देखने के लिए कि उसकी माँ तक खबर पहुंची या नहीं। मगर अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि शिबू जानता है इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज़ भूत नहीं होते हैं। सबसे डरावनी चीज़ होती है वो खामोशी, जो मरने के बाद भी अपने अपनों तक पहुंचा नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।